ये तो जीरो मान लिया ना हमने, दिस एंड दिस दोनों का सम यहाँ पे, तो बच गया u डैश इज इक्वल टू a1x दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ux एंड u डैश, अब आपके पास ux है, u डैश x है, तो वापस यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। सो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, 1 कैलकुलेट या इसमें 2 में भी बोल सकते हैं। अभी डैश की वैल्यू बात करें तो इसमें भी पुट करेंगे 1 में भी, ये सेम है वाला होगा, उसमें एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो फर्स्ट में ही पुट करेंगे। सो यू और यू डैश, सो बाय एक्स आर एक्स आपका बाहर था, यू डैश क्या निकल के आया आपका, अब ये निकल के आया, प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा पी एक्स एज इट इज, और यू एक्स हमारा क्या था यहाँ पे अभी डिफाइन किया था हमने, ये इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और कॉमन ले लेते हैं टर्म्स a1, ये टर्म इकट्ठी कर लिया हमने, सिंपली a2 बाहर लेके ये आ गया हमारे पास, और ये सेपरेट कर लिया हमने, डेरिवेटिव भी ले गए इसमें हम लोग। सो a1 डैश v1 डैश a2 डैश v2 डैश rx f of x. Since v1 v2 are solution of homogeneous equation 2 and so by 7, so यदि सॉल्यूशन है इक्वेशन के होमोजेनियस के, ठीक है, सो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी जीरो। यही थी ना हमारे पास ऑलरेडी, बाय डी एक्स आर डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू प्लस लेमडा पी, और साथ में यहाँ था यू, बट यू की जगह यदि इसका v1 सॉल्यूशन है, यदि मैं यू की जगह v1 पुट कर दूं तो जीरो हो जाएगा, वही चीज ये है आपके पास। सो दिस इज जीरो, अगेन v2 ये भी जीरो बना देगा इसको, तो बच गया कहाँ, ये बच गया हमारे पास दिस। सो यहाँ से वैल्यू आ गई a1 डैश v1 डैश a प्लस a2 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर आर एक्स। नाउ ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8, एक बार 5 को भी देखते हैं, ये हमारे पास 5। मेन कॉमन वेरिएबल कौन से हैं इसमें, कांस्टेंट, जो डेरिवेटिव हमने पैरामीटर लिए हैं ना उनका डेरिवेटिव, ठीक है, तो हम वहां से क्या निकालेंगे, जैसे होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यह जो एक्स का जो रोल प्ले कर रहा है ना वो a1 डैश कर रहा है, y का जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज a2 डैश। सो हम a1 डैश और a2 डैश की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे वो आएगी। सो a1 डैश a2 डैश इज दिस। नाउ द ऑपरेटर इज एग्जैक्ट एंड वी प्रूव दैट। सो यदि सेल्फ एडजॉइंट हमने किया था, यदि हम ऐसे निकालें u और v दो फंक्शन है, यानी कि v ऑफ एल यू माइनस u ऑफ एल बी, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन बन जाती है, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे हम f का डेरिवेटिव करते हैं तो इसके इक्वल आ जाए, तो उस ऑपरेटर को हम बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल को। सो यहाँ से हम दो ले रहे हैं अलग, यहाँ पे v हमारा v2, u हमारा v1। सो ये निकाल लिया डी बाई डी एक्स आर एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास v2 v1 डैश प्लस दिस। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, ओके। सिंस v1 v2 आर सॉल्यूशन ऑफ स्टर्म लियोविल्ले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो l ऑफ v1 हमारा क्या रहेगा जीरो, l ऑफ v2 भी जीरो, सो दिस पार्ट इज जीरो। यहाँ से ये बच गया बस राइट हैंड साइड वाला इज इक्वल टू जीरो। सो आर एक्स v2 v1 डैश v1 v2 डैश इज कांस्टेंट, लेट्स से वो कांस्टेंट हमारे पास बीटा है। अब ये ना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ताकि इसकी वैल्यू निकाल पाए आप, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना इसकी वैल्यू निकाल दें हम, ठीक है, सिंपल से सिंपल ट्रिक है। सो a1 डैश और a2 डैश हमारे ये आ गए। नाउ यदि हमें निकालना क्या था, a1 a2 की वैल्यू निकालनी थी ना, सो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन, सो ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर बीटा c1 टू x f xi v2 xi d xi एंड सेम पेयर फॉर e2, और जो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो जीरो है, और ये हमारी बाउंड्री कंडीशन रहने वाली है इसमें,
ठीक है, और ये बाउंड्री कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन 3 यूजिंग 3 and 6 इन इक्वेशन 15। फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे अल्फा 1 u a प्लस अल्फा 2 u डैश a, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u क्या था हमारा, u ऑफ x था हमारे पास a1x u v1 x प्लस a2x v2x, ये था। हमें पुट करना है u ऑफ a, हमें दे रखा है कि u ऑफ a क्या है 0, तो ये इंटरचेंज कर लिया हमने। सो यहाँ से क्या आ गया a1a v1a, ये सारे ये पुट कर दिया। ऐसे ही अल्फा टू यू डैश भी हमने निकाला था अभी पीछे, सो उसमें पुट कर दिया, तो ये इस तरह का बन गया हमारे पास। लेट अस assume that v2 satisfy first boundary condition of star but v1 satisfy नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, अल्फा 1 v2 अल्फा 2 v2 इज इक्वल टू 0, बट यदि एक नहीं कर रहा तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये है कि a1, ये जो टर्म है ये क्या होगी, यहाँ से ये तो 0 होगी कंप्लीटली, ये क्या था हमारे पास 0। देखो ये तो हमने कह दिया था कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस पार्ट इज 0 एंड व्हाट अबाउट दिस, ये बच गया हमारे पास। इसमें आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा कि ये है हमारे पास, फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। इधर क्या है 0, सो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, इन दोनों में, तो या तो ये दोनों एक टाइम पे 0 होने चाहिए, बट इससे बेस्ट है कि ये जो ऑप्शन है ना a1 हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाए 0, a1 is 0। So using condition 13 a1 is equal to 0, so a1 a की वैल्यू क्या है अभी, a1 हमने अभी भी निकाला था, ये x पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो a पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो a आ गया, सो आगे गए, a1 की वैल्यू ये आ गई, a2 की वैल्यू ये आ गई, जस्ट is equal to -1 over beta c1 to a f xi v2 xi d xi। आपके पास है ना सब गिवन होगा, f आपके पास है, v2 आपके पास है, जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करो सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो दैट इज a1x, ऐसे ही a2 हमें आ जाएगा, a2 हमारा आएगा, c2 की वैल्यू क्या होगी b। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, पहले ही हमने माना था ना कि a1x v1x प्लस a2 v2, v1 v2 आप पहले ही निकाल चुके हो, आप जैसे स्टार्टिंग में पता चल गया ना, v1 v2 दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थे, मेन मुद्दा था हमारा a1 a2 का, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो पुट कर दो यहाँ पे जस्ट, ठीक है, a2x x2b, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस a2b gx जाई, और ये क्या है f ऑफ जाई d जाई। सो ये हमारा जी में पुट कर दिया, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये पूरा यदि आर्टिकल यदि आएगा तो पूरा 16 मार्क्स में आएगा, आपके एनईपी है तो 14 में आएगा ये, ठीक है, यदि ये पूरा आर्टिकल आता है तो। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन। सबसे पहले जो ग्रीन फंक्शन आपका वो सिमेट्रिक है, तो पहले बता चुके हैं, इन एक्स एंड जाई, यानी कि ये है हमारे पास, ये प्रूव करना हो मान लो सिंपल, आपको तो बहुत आसान है, जैसे सिंपल एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जाई पुट कर दो, इंटरचेंज कर दो उनका रोल, सो दैट इज सिमेट्रिक। ये कोई खास थ्योरम नहीं है ना, इसका कोई प्रूफ है, जस्ट एक रिजल्ट है, ये थ्योरम वैसे ही बना रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन जी ऑफ एक्स जाई, जो हमारे पास की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अच्छा आपको ये प्रूव करनी है ये चीज, तो अल्फा 1 जी ए जाई प्लस अल्फा 2 जी डैश ए जाई, जो अभी भी किया ना हमने ऊपर, सेम वही चीज है यहाँ पे, अल्फा 1 ये आ गया, जी की वैल्यू ये है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, जो ऊपर वाला आर्टिकल आया ना उसी में से आर्टिकल निकाल रखा है। नेक्स्ट हमारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी की आपको डेफिनेशन पता ही, ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमने जो जी अभी डिफाइन किया ना उसकी बात चल रही है पे कंटिन्यूटी। जब डिसकंटिन्यूटी होगी तो क्या है,
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो उधर उसका टर्म बन रही थी वो जो आर एक्स था हमारे पास डी बाई डी एक्स आर एक्स डी ओवर डी तो पी नोट बोलते आ रहे हैं ना हम यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आर एक्स यानी कि आर ऑफ जाई ये सो ये क्या हुआ इज इक्वल टू पुट कर देते हैं इसमें जी की वैल्यू पुट करेंगे बीटा वी डैश वी टू माइनस वन ओवर बीटा वी टू डैश वी वन तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स की जगह जाए पुट कर देते हैं अब नाउ व्हाट इज दिस अभी अभी हमने निकाला था ये ठीक है सो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बीटा था साथ में आर एक्स था सो माइनस बीटा ओवर आर ऑफ जाए ये आ गया सिंपल सो बीटा से बीटा कैंसिल ये बच गया आपके पास यानी जब डिस्क्रिमिनेटी है कैंसिल करें नेक्स्ट हमारे पास फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड ग्रीन फंक्शन जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर की ओडी है और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया सो हियर वी विल रिड्यूस फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन विद द ग्रीन फंक्शन एज इट्स कर्नल क्योंकि जी ऑफ एक्स है कर्नल ही तो बोल रहे हैं यहाँ पे टू मेक द अबो ऑपरेटर इन वन as self-adjoint operator we shift the term lambda px to the right hand side and then divide by this सेल्फ एडजॉइंट अभी हमने बनाना है तो उसको डिवाइड कर देते हैं सो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ वन इन टर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन ये होता है इन जनरल y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस a टू b g ऑफ x जाई f ऑफ जाई डी जाई यहाँ जो कर्नल आपका वोल्टेज इंटीग्रल में काम करता है सेम यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन है कर्नल का काम कर रहा है ठीक है और यहाँ पे जो f ऑफ x है दैट इज h ऑफ x माइनस ये वाली जो टर्म थी ना ये सारी उधर ले गए हैं so f of x is equal to h of x minus lambda px y of x. Now y of x as it is g of x जाई f जाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे h of जाई minus lambda p जाई by d जाई. So a to b as it is थोड़ा सिंप्लीफाई किया. लेट्स से ये हमारा कैपिटल के है और ये हमने एज इट इज छोड़ दिया इसको. So that is capital K. This is Fredholm integral equation of second kind with kernel kx जाई is equal to gx जाई p जाई. ये बन गया हमारे पास क्योंकि इसको तुमने k मान लिया ना. क्यों माना इसमें ये जैसे सिंपल है हमारे पास ये क्योंकि इसमें अननोन वेरिएबल है ही नहीं y ठीक है. ये जैसे आपका काम करता है ना इन जनरल इक्वेशन लिखो मैं h of x y of x is equal to f of x plus lambda a to b kx xi y xi d xi. So what is unknown variable here y. f of x में unknown variable इन्वॉल्व नहीं होता. सेम यहाँ पे जो k of x है इसमें नहीं है तो इसलिए वो सिंपली kx लिख दिया. तो इसका जो कर्नल है इक्वेशन का वो ये होगा दिस and non-homogeneous term kx. Now multiplying equation 3 by square root of px. तो multiply कर दिया दोनों साइड. Yeah, let us use ux is equal to इसकी जो प्रोडक्ट है इसको ux बोल दिया यहाँ पे ठीक है. इसको बोल दिया g of x सिंपल एंड सो ये इक्वेशन क्या बन गई u of x g of x plus lambda a to b square root of px p xi gx xi u xi d xi. Okay. So next है hence the kernel of the Fredholm integration of second kind is ये बन गया हमारे पास. इसमें एग्जांपल है वो आप कुछ करके देखना खुद से. तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट. ओके नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. जो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उससे थोड़ी डिफरेंट है काफी डिफरेंट है ठीक है. सो उसमें हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल क्या होता है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो. ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि एक या एक से ज्यादा हो. अगला आएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज्यादा हो यानी कि होमोजीनियस. सो स्टार्ट करते हैं. आपने फंक्शन पढ़ा होगा ठीक है.
दैट इज ए मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। फंक्शनल होता है यदि सारे फंक्शंस का हम यदि सेट बना दे, क्लास बना दे, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल। दैट इज ए क्लास ऑफ फंक्शनल। So by functional we mean a correspondence which assign a definite real number to each function। जैसे हम ये कहते हैं ना, फंक्शन एक डोमेन है हमारे पास, रियल नंबर में कोई इंटरवल टू आर पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास यदि आप डोमेन देखोगे तो क्या है, रियल नंबर्स है, और रेंज हमारी ये आएगी 0 to 1 के बीच में रेंज हमारी ये आ रही है। और फंक्शनल के केस में क्या होगा, यूजली हम इसको ना आई से या जे से डिफाइन करते हैं, कई बुक्स में जे ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई बोल देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो ये डोमेन जो आपका है, एक इंटरवल है, यहाँ पे वो एक फंक्शन की क्लास हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से, हाँ, सेट ऑफ फंक्शन को हम डिनोट करेंगे यूजिंग जे ऑफ वाई से, दैट इज अ फंक्शनल। आई से भी कर सकते हैं, जे से भी करेंगे, दोनों सेम बात है। सो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन अभी भी जे ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टू बी वाई डैश स्क्वायर डीएक्स। सो दिस इज ए फंक्शनल। अगेन डी लेट से मैं कहूँगी एक पॉइंट मेरा ये है 2D में, ये ऐसे है, ठीक है। इसके पॉइंट जो है x नोट y नोट है, और इसके पॉइंट है x1 और y1। हम एक लाइन ड्रॉ करी है, करो ड्रॉ करनी है इनसे, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस का जो लेंथ है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्केयर और स्केयर। सो इस केस में यदि आप देखोगे, लेंथ कहाँ से कहाँ और एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, एक्स नोट से x1। सो लिमिट जाएगी हमारी x नोट टू x1। 1 प्लस ये हमारा लेंथ का फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस डी वाई dx का स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनल। ये जो ऐसे फॉर्मूला बनता है ना, आगे यूज भी होगा, दैट इज रेक्टिफाइबल करो। इन जनरल हम जो फंक्शनल को डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जे ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन एफ। क्या क्या इन्वॉल्व होगा उसमें, एक्स होगा नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सिंपल वाई एक्स होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी जाएगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है आपके पास। अब हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। लेट से हमने कोई चीज यहाँ से गिराई और यहाँ कब पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी, कौन सा पाथ लेगी, इस चीजों को, इस तरह की चीजों को स्टडी करने के लिए हमारे पास यूज होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, यानी कि ये पार्टिकल इस कितना टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक, या दो चीजों का डिस्टेंस कितना है, फंक्शनली भी है हमारे पास। तो जो अभी भी मैंने बोला, यदि पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम ले रहा है, ठीक है, फिर नीचे ही आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, तो वो जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलते हैं हम ब्राच-स्टोन प्रॉब्लम। ये 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जेम्स बर्नौली ने ये चीज की थी कि एक भी चीज हम यहाँ से यहाँ कर रही आ रही है, तो कितने टाइम में पार्टिकल कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने में, वो निकालना है हमें। सो दैट प्रॉब्लम इज ब्राच-स्टोन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास जियोडेसिस। ये मेनली वैसे तो ज्योग्राफी वगैरह में यूज होता है ना। सो है तो मैथ का ही पार्ट। सो ये हमारा क्या करता है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस की बात हो रही है। लेट्स से मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो ये हमें छोटे से छोटा पाथ बताएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैं कनेक्ट करना है, तो विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सो ये ऐसे निकाल लेंगे। ये आप जे लिख लेना, यदि आप प्रॉब्लम हो रही है आपको तो इन जनरल जे लिख लो इसको। जे इज इक्वल टू एक्स नोट टू x1 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस डी जेड ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 2 स्क्वायर रूट 1/2। सो अननोन जो डिपेंडेंट सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। सो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, डी ऑफ x की। इसको बोलते हैं जियोडेसिस प्रॉब्लम। सरफेस पे अर्थ पे या किसी भी और प्लेनेट पे भी हमारे पास पॉइंट है 3 डायमेंशन में, तो उसका डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है यूजिंग दिस प्रॉब्लम। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास आइसो पेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमें फंक्शनल की वैल्यू तो निकालनी है, बट कुछ हमारे पास ना रिस्ट्रिक्शन होंगे, यानी कि कुछ कंस्ट्रेंट होंगे। सो उसकी हेल्प से हमें प्रॉब्लम निकालनी, तो उसको बोलते हैं आइसो पैरामीट्रिक प्रॉब्लम। लेट्स से मेरे पास ये फंक्शनल है, हमने जे ऑफ वाई की वैल्यू निकाली है, वो भी कैसी, मैक्सिमम या मिनिमम भी वैल्यू होगी ना कंडीशन इस पे। और इस तरह से निकालना आपको इस वैल्यू को कि ये कुछ बाउंड्री से बाहर ना जाए। वही सेम चीज यहाँ पे है, जैसे एफ वाई है एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ एक्स वाई डैश इसका कांस्टेंट। आपको जे की वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहे, ये जो रेशियो है दैट विल बी कांस्टेंट रहे, दैट इज आइसो पेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, जैसे नाम से दिख रहा है रिवोल्यूशन यानी रोटेट हो रही है चीजें। We have to find a curve y is equal to yx passing through two given point x naught y naught and x1 y1, which when rotated about the x-axis give the minimum surface area. Okay, that's why इसका जो नाम है that is minimum surface area, हमें वो कम से कम एरिया में वो रिवोल्व हो, वो हमें कर्व फाइंड करनी है। सो इस केस में जो सरफेस एरिया होता है वो है s इज इक्वल टू एक्स नॉट टू x1 टू पाई वाई एंड दिस, इससे आप फेमिलियर हो चुके हैं dx एट फॉर डिस्टेंस। सो हमें यहाँ पे वो y वैल्यू निकालनी है जिससे ये हमारा मिनिमाइजेस हो जाए। अब मिनिमाइजेस के लिए ना आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं। तो फंक्शन स्पेस तो मैंने बता ही दिया आपको। लीनियर स्पेस, जैसे हमारे पास वेक्टर होता है ना, वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव एबलियन होगा, और ये बाकी ये प्रॉपर्टी होती है कांस्टेंट। सो सेम यहाँ पे और लीनियर स्पेस के लिए नॉन लीनियर में होगा, जो डिस्टेंस है हमारा वो नॉर्म की फॉर्म में आ जाएगा। ये लीनियर स्पेस आर इज सेड टू बी नॉर्म कब, तो मोड ऑफ एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए। मोड ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू mod of alpha norm of x plus y, that is triangle inequality, so less than equal to norm of x plus norm of y। ये है नॉन लीनियर स्पेस, ये आगे यूज होंगे इसलिए बता रही हूँ। सी ऑफ ए बी का मतलब है इसमें सारे वो फंक्शन लेंगे सेट भी जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और अभी हमें इस स्पेस के अंदर नॉर्म निकालना है, तो नॉर्म ऑफ वाई नॉट इज इक्वल कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करा, ए और बी के बीच में, मोड ऑफ वाई एक्स, दैट इज फॉर सी ए बी। अब है डी डी ए बी, अब इसमें था जस्ट कंटिन्यूअस हो, डी में होगा कंटिन्यूअस तो है ही साथ साथ में, और उनका अब कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो। उस केस में जो नॉर्म को हम लिखेंगे नॉर्म ऑफ वाई ओवर वन लिखेंगे, यहाँ पे वाई नॉट था, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस डीएन यानी कि एन डायमेंशन के लिए कंटिन्यूअस होगा और हैव कंटिन्यूअस डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर एन तक, तो उसमें नॉर्म ओवर वाई एन। अब एन इन्वॉल्व है तो एन ऑर्डर तक डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होगा, सो दैट इज समेशन आई 0 to 1 नेक्स्ट वैल्यू ऑफ दिस वाई आई एक्स। सो वाई एक्स हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजनेस ऑफ टू फंक्शन। लेट्स से हमारे पास वाई एक्स और जेड एक्स दो फंक्शन है, उनको हम बोलेंगे क्लोज। क्लोज की सेंस में कि जीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। जीरो देखो सिंपली ना, यदि y जीरो है यानी इसका डेरिवेटिव नहीं है इस बात में, तो ये जीरो ऑर्डर बोलते हैं। अब पीछे भी आपने देखा होगा नॉर्म ऑफ y नॉट क्यों था, क्योंकि जस्ट हम वैल्यू देख रहे हैं मोड ऑफ y की मैक्स वैल्यू। नॉर्म ओवर y नॉट वन है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये तो आ ही जाएगा साथ में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नॉर्म ओवर y2 है तो y नॉट y1 एंड y डबल डैश, और इन जनरल अभी अभी हमने डिफाइन किया था yn। तो सबसे पहले फंक्शन लेट से मेरे पास उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग है सारी चीजें, यदि दो फंक्शन है उनको हम बोलेंगे कि दे आर क्लोज टू ईच अदर इन सेंस ऑफ जीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी इफ, यदि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों फंक्शन का जो डिस्टेंस है इज स्मॉल फॉर ऑल एक्स फॉर विच फंक्शन आर डिफाइंड। सो इसको हम बोल देंगे कि क्या हमारा क्लोजनेस इन द सेंस ऑफ जीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी।
नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन वही है, हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोक्सिमिटी तक इफ बोथ की इनका सिंपल मोड वैल्यू डिफरेंस का मोड, उनके डेरिवेटिव का मोड दोनों स्मॉल हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोक्सिमिटी कह देंगे। इन जनरल यदि हम लिखना चाहें तो जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अप टू एन ऑर्डर तक यदि ये क्वांटिटी वेरी स्मॉल यानी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो इसको हम बोल लेंगे एन nth ऑर्डर प्रोक्सिमिटी। ओके, दिस इंस्टेंस इज वेरी स्मॉल। अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया तो dn आ जाएगा, स्पेस चेंज हो जाएगा ना, यह है क्लोजनेस ऑफ फंक्शंस। जैसे आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, है ना, फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, सेम हमारे पास फंक्शनल के लिए भी होता है। So the functional jy of x is said to be continuous at point y is equal to y naught पर बोलेंगे if for epsilon greater than 0 there exists a delta such that mode of this कि y पर और y naught पर less than epsilon whenever their norm value less than delta, वहां मोड में होता था क्योंकि y यहाँ पे बात करें हम नॉर्म की फॉर्म में, यहाँ तो मोड ही होगा फंक्शन का, ठीक है, तो ये होगी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शनल, जैसे सिंपल किया होगा आपने, वेक्टर स्पेस में भी किया होगा कि अल्फा एक्स है तो अल्फा बार आ जाए, वी ऑफ एक्स आ जाए, वी है यानी कि एक्स प्लस वाई है तो आ जाए वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई। बस यहाँ पे रोल चेंज हो गया है कि फंक्शन की जगह फंक्शनल आ गया। लेट्स से फाई हमारा यहाँ पे ये है, तो इफ इट सेटिस्फाई दिस टू प्रॉपर्टी तो लीनियर फंक्शनल हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेमा। मेन रिजल्ट पे आने से पहले ना 4 लेमा है इसमें, वो लेमा कर लेते हैं। जस्ट ए सेकंड। एक मिनट दीजिए, बस सिर्फ एक मिनट। ओके, हाँ ये है कि 2 लेक्चर में और ना आपका ये जो यूनिट है ना ये ओवर हो जाएगी, क्योंकि क्लास 21 को एक 23 को है आपकी, ठीक है, बाकी कल करते हैं फिर। इन बिटवीन जो अभी पढ़ाया है यदि थर्ड यूनिट में कोई भी डाउट है वो पूछिएगा, और ये फोर्थ यूनिट में जो बेसिक पढ़ाया है फंक्शनल क्या होता है, सी ए बी स्पेस क्या होता है, डी एन ए बी स्पेस क्या होता है, एंड ये जीरो ऑर्डर प्रोक्सिमिटी, फर्स्ट एंड एनथ ऑर्डर प्रोक्सिमिटी क्या होती है, क्लोजनेस जो है, एंड नेक्स्ट हम उसमें करेंगे लेमास, ठीक है। मैं ये प्लीज अटेंडेंस आप अपनी यहाँ पोस्ट ना करें, ठीक है, मैंने गूगल फॉर्म दोबारा शेयर करी हुई है लास्ट में, ठीक है, उसी से अटेंडेंस लगेगी और लगा लो अपनी। यस, किसी को कोई डाउट? मैंने आप चैट बॉक्स में एक गूगल अटेंडेंस के लिए एक गूगल फॉर्म भेजा है, उसको फिल कर दें, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपनी असाइनमेंट मेल भेज रहे हो किसी के पास भी, खासकर मेरे पास, तो सब्जेक्ट में ना ये जरूर मेंशन कर दे कि इंटीग्रल इक्वेशन, बस एक छोटा सा लिखना, आपको आपके नाम के साथ अंडरस्कोर लिख दो, IECOV, आपका नाम, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, एक जैसे विधि लड़की है, बहुत अच्छे से लिख रखा है इसने, विधि अंडरस्कोर, फिर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है अंडरस्कोर के लिख दिया IECOV, बड़ा अच्छा लिख रखा है, वेरी गुड। तो आप लोग